नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे भाईजान लोगों की जो बहुत बड़ी समस्या थी और जो उनको बहुत बड़ा डर था, वो सही हो गया लगता है, क्योंकि आज वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट के बिल का ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट हो गया है और वो हमारे पास भी आ गया है। इस समय हमारे पास वक्फ बोर्ड का ड्राफ्ट उपलब्ध है। और इसमें जिस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, उससे तो भाई इनकी सारी की सारी जो पेचीदगियाँ थीं, जो इन्होंने खुद ने क्रिएट कर रखी थी और वक़्त-वक़्त पर दबाव डाल के इस तरह के इन्होंने कार्यक्रम बनवा लिए थे, इस तरह के इन्होंने संशोधन करवा लिए थे कि जिससे ये एक स्टेट विदिन अ स्टेट हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल स्टेट विदिन अ स्टेट। अब जो संशोधन हुए हैं, उससे भाई इनकी सारी जो पैंतरेबाज़ी थी वो ख़त्म हो गई। इनके जो बड़े-बड़े दाँत थे ना, बड़े-बड़े तीखे जो दाँत थे, वो दाँत घिस के बराबर कर दिए गए। क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए, सबसे बड़ा जो स्कैंडल था, वो क्या था? सबसे बड़ा स्कैंडल ये था कि भई वक्फ बोर्ड वालों ने दुनिया भर की सरकारी ज़मीनों को वक्फ डिक्लेयर करके और वो अपने कब्ज़े में कर लिया था। अब क्या हुआ है? अब भाई सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दोनों इसमें डिफाइन कर दिए और ये कह दिया है कि भैया कोई भी गवर्नमेंट की जमीन जो ली गई होगी पहले या आज के बाद, वो सारी की सारी जो है वो वेरीफाई की जाएगी और यदि वो वैलिड वक्फ, यदि वो सरकारी ज़मीन है, तो वो वक़्फ़ से बाहर करके और उसको करेक्शन कर दिया जाएगा कलेक्टर के ही द्वारा। कलेक्टर को डिफ़ाइन करके कलेक्टर को इसमें बहुत सारी पावर दे दी गई है। सबसे बड़ी समस्याएँ क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी, एक तो सेक्शन 4 था इसका और सेक्शन 4 में ये बताया जाता था कि भई वक्फ बोर्ड जो है, वो ही सर्वे करेगा, सर्वे कमिश्नर होगा, जो कि मुसलमान होगा, वो सर्वे कमिश्नर कोई भी सर्वे कर सकता है, किसी को भी नोटिस देने की उसको आवश्यकता नहीं है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको सर्वे करने की पूरी पावर दे रखी थी। सेक्शन 40 में, सेक्शन 40 ही खत्म कर दिया। ऊपर से सर्वे कमिश्नर को तो समाप्त ही कर दिया गया, सर्वे कमिश्नर की जगह कर दिया गया कलेक्टर। अब आओ वक्फ बोर्ड वालों, कलेक्टर तो भैया केवल नियम कायदों से काम करेगा। कलेक्टर तुम्हारे मन मर्जी से और तुम्हारे कहने से तो काम करेगा नहीं। अब जो भी सर्वे होगा वो तुमको कलेक्टर से करवाना पड़ेगा। कलेक्टर सर्वे करेगा और कलेक्टर सर्वे करके उसको अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड से वेरीफाई करके उसके बाद ही जो सेक्शन 5 में जो पब्लिकेशन होता था वो हो पाएगा। और ऊपर से और भी कर दिया गया है कि सेक्शन 3 का जो सबसे बड़ा समस्या थी कि सेक्शन 3 का एक आर सब क्लॉज़ था। वो जो आर सब क्लॉज़ था, उसमें ऐसे-ऐसे डेफिनिशंस दे रखे थे, जिसमें ये दे रखा था कि भई एनी पर्सन कैन डिक्लेयर अ वक्फ। अभी एनी पर्सन का क्या मतलब हुआ? वक्फ तो पूरी तरह से एक इस्लामिक कानून है, तो भई इस्लामिक कानून में ही तो हो सकता है ना? तो इस्लामिक कानून में नहीं करके इसको पूरी तरह सबको ओपन कर दिया गया था। तो इसमें ये जो वक़्त की डेफ़िनिशन है ना, उसको भी परिवर्तित कर दिया गया है। पहले था एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन मेक अ वक़्फ। अब इन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एट लीस्ट 5 इयर्स ऑफ एनी मूवेबल और एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा। यानी कि अब ओनरशिप ज़रूरी कर दी गई है। इसमें जो सारा तमाशा बना दिया गया था कि किसी को भी वक़्फ़ डिक्लेयर कर दो, काशी विश्वनाथ को डिक्लेयर कर दो, चाहे आप कृष्ण जन्म स्थान को डिक्लेयर कर दो, कुतुब मीनार को, ताजमहल को डिक्लेयर कर दो। भैया पहले ओनरशिप बतानी पड़ेगी और ओनरशिप के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कब इसका डेडिकेशन एज़ वक़्फ़ हुआ और उसके बाद इसमें और भी है कि भैया अगर ओनरशिप भी है ना और मान लीजिए आपने इसको जो एक बोलते हैं वक़्फ़ुल अलाल, मतलब अपने बाल बच्चों में इसको जो दे देने की प्रक्रिया है, वो भी अगर ये करना चाहते हो भई, तो उसके बाद भी जो दूसरों की उसमें
इनहेरिटेंस है वो ख़त्म नहीं होगी, फिर भी उसमें ये बिल्कुल पूरी तरह से लेना पड़ेगा। अच्छा, फिर और जो है भारी समस्या थी, भारी समस्या आ रही थी भई, हमारे सेक्शन 4 में जो मैंने बताया था, सर्वे ऑफ औक़ाफ़ कर दिया जाएगा अब। अब इसमें ये भी है कि एनी सर्वे ऑफ औक़ाफ़ पेंडिंग बिफोर द सर्वे कमिश्नर shall be transferred to collector, and the collector shall make the survey in accordance with the procedure इन दी रेवेन्यू लॉज ऑफ द स्टेट। आपको पता है ना रेवेन्यू लॉज ऑफ द स्टेट में क्या प्रोसीजर होता है, उसमें नोटिस देते हैं सबको, जिसकी भी प्रॉपर्टी का सर्वे करना होता है उसको नोटिस दिया जाता है। अभी तक तो ये था कि वो नोट सर्वे करेगा और उसके बाद फिर सरकार को भेज के उसका उसका बिना वेरिफिकेशन कराए पब्लिकेशन करवा लेगा, और एक बार पब्लिकेशन करवाने के बाद में केवल आपको इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को, जिसके पास उसकी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको इन्फॉर्म ही नहीं करना। अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो जो सबसे बड़ा जो एक वक्फ के पास पावर था वो समाप्त हो गया। हालांकि सेक्शन 6 में भी चेंजेस किए गए हैं, और सेक्शन 6 में चेंज करके इन्होंने अलग अलग औकाफ यानी कि वक्फ के अलग अलग बना दिया है इन्होंने। बोहरा अलग कर दिया, और आपका आगा खानी अलग कर दिया, शिया अलग कर दिया, ये सब तो किया है। एक इसमें अवश्य मैं बार बार जिसको मैंने भी चैलेंज किया था वो ये था कि भाई पहले उसमें पर्सन हैविंग इंटरेस्ट का क्लॉज था, जो ट्राइब्यूनल में कर सकता है उसको इन्होंने एनी पर्सन एग्रीव्ड कर दिया था। और एनी पर्सन एग्रीव्ड इसलिए किया था जिससे कि ये हिंदू प्रॉपर्टीज़ को या क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ को, बुद्धिस्ट प्रॉपर्टीज़ को भी अपना वक्फ डिक्लेयर कर सके। लेकिन अब तो ओनरशिप के बगैर हो नहीं सकता, इसलिए जब ओनरशिप ही खत्म हो गई तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और एनी पर्सन का मतलब जो है वो सीधे सीधे सेक्शन 3 में आर में डिफाइन कर दिया। मतलब वक्फ का मतलब वो है कि वक्फ वही कर सकता है जो इस्लामी हो, गैर इस्लामी वक्फ कर नहीं सकता, गैर इस्लामी की प्रॉपर्टी वक्फ हो नहीं सकती। किसी के भी प्रॉपर्टी करके और कभी भी कोई काल्पनिक मान लेके आप किसी की प्रॉपर्टी को अब आप नहीं कर सकते, वो मामला पूरी तरह से खत्म हो गया। सेक्शन 7 में इन्होंने जो है वो ट्राइब्यूनल का जो कहा था कि ट्राइब्यूनल का जो मैटर जो है वो फाइनल होगा, ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा, वो भी समाप्त हो गया। अब ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं है, ट्राइब्यूनल से अब अपील जो है वो कंपलसरी कर दी है। वो अपील सीधे सीधे किसके पास होगी, वो अपील सीधे हाई कोर्ट में होगी, और ये स्टैट्यूटरी अपील होगी। तो अब ये मामला भी पूरा का पूरा जो है वो चला गया, और ट्राइब्यूनल का इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया। या वो जो सेक्शन 83, 84, 85 में जो ट्राइब्यूनल का जो स्ट्रक्चर था, ट्राइब्यूनल की जो पावर थी उसको कर्टेल कर दिया, और जो ट्राइब्यूनल का स्ट्रक्चर दिया गया था, ट्राइब्यूनल में ये था कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का कोई अधिकारी होगा ट्राइब्यूनल में, और एक जो है वो मुस्लिम लॉ की जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति होगा। मुस्लिम लॉ की जानकारी वाला व्यक्ति उड़ा दिया गया। तो अब ये जो भी आपके पास जो ट्राइब्यूनल होने वाला है, वो ट्राइब्यूनल एक सेक्युलर ट्राइब्यूनल होगा। तो यहाँ से भी जो दादागिरी थी वो खत्म हो गई, और जो जमीन हड़पो आंदोलन, लैंड जिहाद आंदोलन जो चल रहा था, उस पे पूरी तरह से उसके पर कतर दिए गए। फिर आप ये देखिए कि 1 साल का जो लिमिटेशन दिया हुआ था वो समाप्त कर दिया ट्राइब्यूनल का, और उसको कर दिया 2 साल। और उसमें एक बात और भी कर दी कि वो भी रिलैक्स किया जा सकता है यदि सफिशिएंट रीज़न या सफिशिएंट कॉज़ दिया जाए। सेंट्रल काउंसिल को चेंज कर दिया, सेंट्रल काउंसिल में 2 महिलाएँ, ओबीसी, साथ में 2 नॉन मुस्लिम, ये भी डाल दिए गए हैं, जिससे कि पहले ज़माने में जो आप लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है नॉन मुस्लिम की ज़मीनों पर, उसका भी निपटारा यहाँ पर हो सके, और रूल्स बनाए जा सकें कि किस तरह से नॉन मुस्लिम की ज़मीनों को फ्री करना है। अब क्या होगा भाई? अब तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। बहुत सारी और भी जो है वो दिक्कतें आने वाली हैं, वो आने वाली इसलिए हैं क्योंकि एक तो जो लिमिटेशन का इनको दे रखा था कि साहब कि इनके जो एक्ट्स हैं, ये सर्वे वाले एक्ट्स हैं, इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं लागू होगा। लिमिटेशन का मतलब कि भाई अभी तक ये एडवर्स पोज़ेशन वाली बात होती थी,
कि अगर किसी ने 12 साल के ऊपर एडवर्स पोज़ेशन कर रखा है तो फिर वो लिमिटेशन लागू हो जाता है अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट। तो लिमिटेशन एक्ट से इस सारे सर्वे को फ्री कर रखा था। मतलब ये 300, 400, 500 साल पुरानी कोई भी ज़मीन जो है उसको क्लेम करके कह सकते थे कि ये वक़्फ़ की ज़मीन है। वो सुविधा भी इनसे ले ली गई। देखिए, मैं मोटी-मोटी बात बता रहा हूँ ये भी। और इसके बाद फिर विस्तार में हम और चर्चा करेंगे लोगों से जो भी हुई है। लेकिन जो मोटी-मोटी बात बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको समाप्त कर दिया है पूरी तरह से, ये काम करके भी इसका लिमिटेशन का काम, लिमिटेशन एक्ट यहाँ लागू कर दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट लागू करने के साथ-साथ जहाँ पर ये बताया गया था कि सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट होंगे, सर्वे कमिश्नर और उसके अंतर्गत उसके नीचे के अधिकारी, सर्वे कमिश्नर को हटा के वहाँ पे कलेक्टर कर दिया गया है। तो ये जो पब्लिक सर्वेंट का जो तमगा ओढ़े घूम रहे थे, वो भी समाप्त कर दिया गया है। एक-एक मुतव्वली के बारे में अभी मैं मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुतव्वली के बारे में जो पब्लिक सर्वेंट का जो प्रोविज़न है, वो पूरी तरह से समाप्त किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से वो भी इसके अंदर हो जाना चाहिए। मैं अभी और स्टडी करूँगा और फिर आपको और बताऊँगा। फिर एक और जो सबसे बड़ा काम किया गया है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हुआ है, वो सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि ये इसमें नॉन ऑब्स्टेंटेट क्लॉज़ लगाया हुआ था। जी हाँ, ये इसके जो सेक्शन 107, 108 और 108 ए जो थे, वो बहुत ही खतरनाक थे और इन तीनों को प्रिंसिपल एक्ट से इनको हटा ही दी गया है पूरी तरह से। मतलब अब इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रही है। अब ये क्या थे सेक्शन 7 ये सेक्शंस, ये जानना अत्यंत आवश्यक है और मैं आपको 1 मिनट में ही ये बता देता हूँ कि ये कौन से सेक्शन थे जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। देखिए, सेक्शन 107 था कि भई जो लिमिटेशन एक्ट है वो नहीं अप्लाई होगा फॉर रिकवरी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये ओमिट कर दिया गया जैसे मैंने आपको बताया। फिर इवैक्यूई प्रॉपर्टीज, देखें साहब, इवैक्यूई प्रॉपर्टीज मतलब जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, ऐसा प्रोविजन किया हुआ था 1995 वाले एक्ट में, वो हटा दिया गया है। मतलब ये है कि जो भी इवैक्यूई प्रॉपर्टीज़ को जो वक़्फ़ डिक्लेयर किया गया था, वो सारा का सारा अब सरकार जो है उसको रिकवर कर लेगी और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पंजाब और हरियाणा में पड़ी हुई हैं और सबसे ख़तरनाक जो था इसमें वो था सेक्शन 108 ए, जो कहता था एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट। इसको तो पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act। कहने का मतलब था, ये कह दिया गया था कि भैया ये जो वक्फ एक्ट है वो पूरे भारत के सभी कानूनों से सुपीरियर है और उन सबके ऊपर ये रहेगा। यानी पूरे भारत को एक तरह से ज़िम्मी बना दिया था। भाई साहब, ये सेक्शन 108 जो ए है जो, ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब ज़रा सोचिए कि हमारे इस इस्लामी भाइयों के कितनी मरोड़ें उठ रही होंगी, क्योंकि इस एक्ट के ज़रिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि इस्लामी राज्य जो है वापस लाया जा सके। लेकिन अब इनकी ये जो वेट ड्रीम है, वो समाप्त हो जाएगी। तो हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं। इसके ऊपर हम और डिटेल में भी बात और करेंगे आगे चल के। जैसे-जैसे ये पैसेज में जाएगा, इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद जो इसका पैसेज होगा, जो इसकी बहस होगी, सबको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। आज के लिए जानना ये आवश्यक है कि भारत में इस्लामी निज़ाम का एक ये जो कानून था, वो अब समाप्त होने जा रहा है। समाप्त मतलब टूथलेस होने जा रहा है। जब पावर सारी बोर्ड से हट के पहुँच गई कलेक्टर को, तो भी आप समझ लीजिए कि जो कुछ होगा वो नियम कानून के अनुसार होगा और वक्फ जो है वो किसी की भी ज़मीन को, जैसे तमिलनाडु की ज़मीन हुई और जैसे किसी मंदिर मस्जिद की ज़मीन हुई या किसी को भी दरगाह बना के वहाँ की ज़मीन हुई, बिना ओनरशिप बताए किसी का कुछ नहीं कर सकता और यदि किया है तो वो सब का सब वापस होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।